प्यारे बच्चों, जैसा कि ये हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, वन लाइनर सीरीज है, तो इसमें हमने इससे पहले जो गुप्त काल कराया था, तो गुप्त काल के बाद जो भारत है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा एक तरीके से। और कुछ समय के लिए तो हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड रहा है 606 से लेकर 647 तक, उससे नॉर्थ इंडिया इकट्ठा रहा है। लेकिन जो नीचे की चीज़ है वो अलग तरीके से हैं। और हर्षवर्धन के बाद का जो समय है वो थोड़ा सा और भारत का, नॉर्थ इंडिया का डिवीजन हुआ है। तो इसमें इस टॉपिक में जो चीजें हुई हैं हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल का मतलब यहां है जो गुप्तों के बाद का समय है। तो गुप्तों के जो बाद का समय है उसमें भारत किस तरीके से कैसे कैसे वंशों में बटा। तो इसमें नोट कर लीजिए, मैत्रिक वंश। अब यहां एक बात ध्यान करने की, जितने वंश हम सबके नाम ले रहे हैं तो उसी के हिसाब से राजाओं का डिवीजन होगा। दूसरा है हमारा मोखरी वंश, मोखरी वंश, और इसी के उसमें पुष्यभूति वंश। ये पुष्यभूति वंश जो है ये उस वंश का है जिसका हर्षवर्धन था। पुष्यभूति का लड़का राज्यवर्धन, उसके बाद हर्षवर्धन। और पुष्यभूति वर्धन के साथ साथ में एक और आएगा हमारा परवर्ती गुप्त। परवर्ती गुप्त ये काफी लंबे समय तक चले हैं और एक लंबा समय चला है इनका। तो इन वंशों में एक तरीके से नॉर्थ इंडिया बट गया है। अगर मैं बात करूं थोड़ी सी गुप्तोत्तर से बात की, जिसको हम मध्यकाल में भी लेते हैं, उनके हम वंश डिक्लेयर कर लेंगे क्योंकि अलग अलग टाइम पीरियड को अलग अलग नाम से जाना गया। तो इसमें हमारा जैसे गुजरात के चालुक्य, गुजरात के चालुक्य। अब गुजरात के चालुक्य के साथ साथ में जैजात भुक्ति, जो बुंदेलखंड है, भुक्ति, यहाँ का जो वंश राज कर रहा था वो था चंदेल। ये वही वंश है जिसने खजुराहो टेम्पल बनवाए। इसके बाद का जो वंश आता है ग्वालियर। ग्वालियर में जो वंश राज कर रहा था उसका नाम था कचपखात। अब इसी क्रम में जैसे मध्य भारत का आया तो मध्य भारत की कलचुरी, मध्य भारत के कलचुरी, कलचुरी वंश जो राज कर रहा था आपका मध्य भारत में कर रहा था। और इसके साथ साथ में मालवा के परमार। बेसिकली वैसे तो ये समय जो राजपूत काल में भी आता है 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक। तो ये भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता जा रहा है। जैसे शाकंभरी के चौहान जो अजमेर और दिल्ली पर राज कर रहे थे। और साथ साथ में एक बात और याद करने की है, एक कन्नौज है जिसमें 200 वर्ष का संघर्ष हुआ था। और उसके लिए यहां पर अगर मैं बात करूं भारत की तो ये बात समझने की, देखिए जो कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष था। त्रिपक्षीय संघर्ष का मतलब है प्रतिहार यहां पर शासन कर रहे थे, प्रतिहार यहां पर राष्ट्रकूटाज कर रहे थे जो महाराष्ट्र का एरिया है, और बंगाल के पाल। और ये तीनों के तीनों उस समय कन्नौज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लास्ट में प्रतिहार राजा जीत जाते हैं। 200 वर्ष के लिए संघर्ष चलता है। तो पूरा भारत जो इसको नाम दिया गया है, एक पर्टिकुलर समय तो इसका है नहीं, लेकिन जो मध्यकाल से पहला समय है, जिसे हम पूर्व मध्यकाल भी कह सकते हैं या उससे पहला भी समय कह सकते हैं, उसको हम गुप्तोत्तर कहते हैं। तो इसमें पूरे भारत में ये वंश आए थे। अब चलिए इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर आपका पुष्यभूति वर्धन। और याद रखने की वाली बात है, जो पुष्यभूति है इसी का बेटा कौन है? राज्यवर्धन। राज्यवर्धन, इसकी हत्या हो जाती है और उसके बाद में इसी का छोटा भाई है हर्षवर्धन, जो लगभग 41 साल भारत पर राज्य करता है, नॉर्थ इंडिया पर। तो 3 है ये आपके, वर्धन डायनेस्टी है, काफी रोल है इसका। हर्षवर्धन के समय में ह्यून भी भारत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन है? तो ये हर्षवर्धन है, जिसका टाइम पीरियड 606 से 647 एडी है। और अच्छा टाइम है भारत का ये एक तरीके से, जो गुप्तोत्तर काल से पहले का समय, मतलब गुप्तों के बाद का समय है। हर्षवर्धन की गद्दी का जो समय है वो 606 में गद्दी पर बैठता है और
47 तक गद्दी पे रहता है, लगभग 41 साल। हर्षवर्धन का जो राज कवि है वो बाणभट्ट है, जो कादम्बरी नाम की किताब को लिखता है। चीनी यात्री हुएनसांग 629 से 649 तक, यानी कि लगभग 16 वर्ष। अब यहां एक समझने की वाली बात है, देखिए एक क्वेश्चन आता है कि हर्षवर्धन किसके काल में आया, तो ये कॉमन क्वेश्चन है कि सॉरी हुएनसांग किसके काल में आया, हुएनसांग। तो हुएनसांग भारत में हर्षवर्धन के काल में आया, लेकिन यहां पर याद करने वाली बात कौन सी है, कैसी है, हर्षवर्धन चाइना से, मतलब ये हुएनसांग चाइना से आया, और चाइना का उस समय शासक है ताई। ताई मतलब हमारे यहाँ ताऊ की जो वाइफ होती है ताई बोलते हैं उसे, लेकिन ये ताई याद रखिए आप। और सुंग, ताई सुंग, ये सुंग वंश का था। तो उस समय चाइना का जो राजा का नाम है ताई नाम है, और ये ताई सुंग पूरा इसका नाम आता है। ये ताई सुंग प्रतिबंध लगा देता, कोई चाइना से बाहर नहीं जाएगा, कोई तिब्बत से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन हुएनसांग वहां से किसी भी तरीके से निकल जाता है, और 16 साल बाद, फिर 16 वर्ष बाद फिर वो वापस चाइना जाता है, और वहां पर ये जो ताई सुंग है जिसने प्रतिबंध लगा रखा था, इसका स्वागत करता है कि वो जब वो लौटता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हुएनसांग किसके काल में आया और कितने वर्ष ठहरा। तो 16 वर्ष यहाँ पर ठहरा, हर्षवर्धन के काल में आया। और नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में काफी कुछ लिखा है इसने, और जो इसने अपना जो विवरण दिया है, जो एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है सी यू की। ये भी याद करने की बात है, हर्षवर्धन इसकी हुएनसांग की किताब का नाम सी यू की है। 16 वर्ष भारत में ठहरा, और ताईसुंग वहां का उस समय राजा था, और यहाँ का राजा हर्षवर्धन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हुएनसांग किसके आया समकालीन था, तो भाई ये समकालीन, ये हर्षवर्धन के काल में आया, डिस्कशन हो गया। ये कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया। तो जो कलिंग शासक है, ये कलिंग जो उड़ीसा है वर्तमान में, उसका जो शासक था उस समय का, उसने जैन धर्म को संरक्षण दिया। अंतिम बौद्ध राजा कौन था, जो संस्कृत का महान विद्वान था। अंतिम बौद्ध राजा यानी कि जो ताकतवर राजा है, जैसे अशोक सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, ऐसी हर्षवर्धन ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया, और उसको ताकतवर भी माना गया और विद्वान राजा भी माना गया, और वो संस्कृत का महान विद्वान था। हर्षचरित्र, हर्षचरित्र जो हर्ष के बारे में बहुत विभिन्न जानकारी मिलती है, उस किताब के राइटर है बाणभट्ट। क्या नाम है, बाणभट्ट। किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी है, तो देखिए यहां पर एक तो रत्नावली, एक आपकी प्रियदर्शिका, और एक आपकी नागानंद। ये तीनों किताब हर्षवर्धन की लिखी हुई हैं, अरे एग्जाम में बहुत आता है। बाणभट्ट की कादम्बरी और हर्षचरित्र बहुत आती है। हर्षवर्धन और पुलकेशन सेकंड के मतलब मध्य जो संघर्ष की जानकारी हमें कहां से मिलती है। अब देखिए यहां एक समझने वाली बात है, हर्षवर्धन नॉर्थ का राजा है, और पुलकेशन सेकंड ये चालुक्य वंश का पुलकेशन सेकंड, और ये मतलब नर्मदा नदी जो है उससे नीचे है, और इन दोनों में युद्ध होता है। तो एक तरीके से जो नर्मदा नदी है वो इनके राज्य की सीमा बन जाती है, लेकिन पुलकेशन हर्षवर्धन को हरा देता है। तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। पुलकेशन जो चालुक्य राजा था, उसने हर्षवर्धन को हराया था, और उनके जो राज्य की सीमा थी बीच में, उसका नाम रखा गया था, मतलब वो नर्मदा नदी थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन और, अच्छा यही क्वेश्चन है, पुलकेशन के मध्य जो संघर्ष की कहानी है, ये जानकारी प्राप्त होती है इस युद्ध की, तो ये जानकारी एहोल से प्राप्त होती है। अब एहोल याद रखने की बात है, कौन से राज्य में, एहोल कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में एहोल। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की। अब ये भी बहुत एक कहानी, एक अलग ही कहानी है कि जो हर्षवर्धन है उसकी जो राजधानी थानेश्वर थी, और जो हर्षवर्धन की जो बहन है राज्यश्री की शादी होती है गृहवर्मन के साथ, और गृहवर्मन जो होता है ये इसको गोंड शासक शशांक इसकी हत्या कर देता है। तो ऐसी स्थिति में, और जो हर्षवर्धन का भाई है राज्यवर्धन, उसकी भी हत्या हो जाती है। तो जो हर्षवर्धन है उसको राजा बना दिया जाता है, पहले तो वो मना करता है लेकिन बाद में बन जाता है, और वो बदला लेने के लिए गृहवर्मन का और राज्यवर्धन का कोशिश भी करता है, लेकिन वहां पर शशांक काफी मजबूत राजा है, वो रहता है। तो ऐसी स्थिति में थानेश्वर तो राजधानी है किसकी, थानेश्वर तो राजधानी है हर्षवर्धन की, और जो उसकी बहन या उसके जो बहनोई है गृहवर्मन,
उनका जो राज्य है कन्नौज में है। तो हर्षवर्धन क्या करता है, इसको कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेता है, थानेश्वर और कन्नौज को मिला लेता है और इस पूरा राज्य इसके कब्जे में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकलोतरापत नाथ अर्थात उत्तर भारत का स्वामी। उत्तर भारत का स्वामी क्यों कहा गया? अगर आप देखें आप तो ये उत्तर भारत का ये लगभग ये हर्ष का साम्राज्य है, तो इसीलिए इसको ये उपाधि दी गई है और इसको कहा गया उत्तर भारत का स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? ये शशांक है। ये गौड़ वंश का मतलब गौड़ वंश का राजा है ये, और ये एक तरीके से हर्षवर्धन के भाई को मार देता है, बहनोई को मार देता है, और ये हर्षवर्धन का बहुत बड़ा दुश्मन भी है, लेकिन हर्ष इसका काफी मतलब कुछ बिगाड़ नहीं पाता बात तक भी। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? तो जो कुंभ का मेला है वो भारत में 4 जगह भरता है। कहां कहां भरता है? एक तो देखिए हरिद्वार, कहां पर है ये? उत्तरांचल में। एक आपका उज्जैन है ये आपका एमपी में, और एक आपका इलाहाबाद या प्रयागराज ये भी आपका एमपी में है। तो एक तो हरिद्वार हो गया, एक उज्जैन हो गया और एक प्रयागराज हो गया, और जो चौथा है वो आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, नासिक। यहाँ के संतरे बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ये जो एक तरीके से कुंभ का मेला है ये हर्षवर्धन के द्वारा शुरू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 ग्रामों की आय दान में दी थी? जैसे आज हमारी सरकार यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए पैसे देती है, उस समय जो बड़े बड़े विद्यालय थे, ये तो बड़ा काफी प्रसिद्ध विद्यालय है नालंदा, जो गुप्त साम्राज्य के कुमार गुप्त ने इसको बनवाया था। बहुत ही बड़ा था, देश विदेशों से लोग पढ़ने आते थे यहाँ, वेनसांग भी यहाँ गया था। तो इसकी जो खर्चा चलता था उसके लिए 100 गांव दान में दिए गए थे कि उनकी आय उसके खर्चे के लिए जाती थी, तो वो हर्षवर्धन के द्वारा दिए गए थे। दक्षिण भारत में एरीपत्ती मतलब एक शब्द है, ये टर्मिनोलॉजी में काम आती है। इसका जो मीनिंग है वो है जलाशय की भूमि, यानी कि तालाब जो होता है उसकी भूमि को एरीपत्ती कहा गया है। पुष्यभूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था? भूमिकर, जो 1/6 भाग था भूमिकर। पुष्यभूति काल में भूमिकर कितना दिया जाता था? तो पैदावार का 1/6 भाग लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? अब देखो कुलपति का मतलब जैसे आजकल हमारे यहाँ वाइस चांसलर होते हैं, तो जो कुलपति है शीलभद्र काफी बड़ा विद्वान व्यक्ति है ये। और किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है? तो जो परमेश्वर की जो उपाधि है हर्षवर्धन की, वो मधुबन व बांसखेड़ा का अभिलेख जो है उसमें ये उपाधि दी गई है। कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में है? ये राजतरंगिणी है, ये कल्याण के द्वारा लिखी गई है। देखिए नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है कि राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? ये कश्मीर का इतिहास है इसमें, और ये राजा जयसिंह के काल में ये दरबारी था कल्याण, और उसने किताब लिखी थी, और इसका फादर भी उसके दरबार में मंत्री रहा था। तो ये कल्याण की किताब राजतरंगिणी है, कश्मीर का इतिहास, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है अपने आप में। नेक्स्ट है कारकोट वंश। अभी जैसे बात करी थी हमने, बहुत सारे वंश लिखे थे, तो कश्मीर के नहीं बताए थे। तो कश्मीर के जो 3 वंश हैं वो भी हमारे गुप्तोत्तर में आते हैं। एक तो देखो कारकोट है, कारकोट, एक आपका उत्पल है, ये कौन से वंश है? ये वो हैं जो कश्मीर में थे, और एक आपका लोहार वंश है। तो ये भी एक गुप्तोत्तर काल में आएंगे, लोहार वंश, उत्पल वंश और कारकोट वंश, ये तीनों वंश कश्मीर के हैं। तो इसमें क्वेश्चन आया अवंती नामक नगर को किस शासक ने बसाया था? अवंती वर्मन ने अपने नाम पे बसाया था, उसने अवंती को अवंती वर्मन ने बसाया। कारकोट वंश किस वंश का उदय हुआ? कारकोट वंश के बाद में उत्पल का, पहले कारकोट आया, फिर उत्पल आया, और फिर लोहार आया। सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन किया 643, क्योंकि आप जानते हो 606 से लेकर 647 तक हर्षवर्धन का टाइम पीरियड माना जाता है। तो इसने बौद्ध धर्म सभा का, कई किताबों में यह भी लिखा हुआ है इसे सेकंड अशोक कहा जाता है, खासतौर से वैसे सेकंड अशोक कनिष्क को कहा जाता है, लेकिन कुछ कार्य कुछ सिमिलरिटीज इसमें भी हैं। तो 643 में इसने बौद्ध धर्म का सभा का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ? हर्षवर्धन के बाद वहां पर यशोवर्मन आ गया, तो ये भी ताकतवर राजा है। वेनसांग की रचना का नाम क्या है? वेनसांग ने जो अपनी किताब लिखी जिसमें अपना आने जाने का सारा ब्यौरा हिंदुस्तान के बारे में जानकारी लिखी, उसका नाम था सीयू की। अगर फाइजान की पूछी आती है तो फुको की है वो। एलोरा में गुफा एवं शिलातकोटकर्णी मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये देखो 3 धर्म है, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैनों का।
चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया? तो ये विजयालय है, और ये विजयालय कौन है? ये चोल राजा है एक, हालांकि साउथ में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? राजेंद्र चोल। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़े से जो है देखो उत्तर के नहीं आ गए, ये दक्षिण के आ गए हैं, ये इससे संबंधित है, लेकिन आपस में थोड़ा सा मिले जुले क्वेश्चन है। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? तो जो चोल धर्म है, मतलब चोल वंश है, तो या उस वंश के शासक हैं, वो सभी अधिकतर शैव धर्म के मानने वाले थे, तो उसके सारे मंदिर जो है शिव को समर्पित हैं। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी थी मान्यखेत। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो कृष्ण फर्स्ट का नाम आता है इसमें, कृष्ण फर्स्ट का इसमें कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा या राष्ट्रकूट शासक कृष्ण के द्वारा किया गया था? ये राष्ट्रकूट शासक था। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस किस की हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? जो सप्त पैगोडा है ये साउथ में एक वंश का था, पल्लव वंश, पल्लवों का था ये। किस पल्लव शासन काल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया? तो देखो भाई, ये पल्लव और चालुक्यों के बीच में, हालांकि दोनों ही थोड़े से, चालुक्य तो गुजरात के आसपास थे और ये थोड़े नीचे हैं, इनमें जो शुरू हुआ ये महेंद्र वर्मन फर्स्ट के टाइम में शुरू हुआ। पुलकेशिन सेकंड किसका महानतम शासक था? पुलकेशिन सेकंड ये वही है जिसने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा के नदी के उस पर, और ये आपका चालुक्य वंश का था। और चालुक्य जो है चालुक्यों की 3 शाखा थी, वातापी, बादामी और कल्याणी। तो यहां ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जो वातापी शाखा थी चालुक्य का, उसका पुलकेशिन सेकंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि कीर्ति जो एक जैन थे जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, किसका संरक्षण प्राप्त था? तो ऐहोल प्रशस्ति जिसने तैयार की थी उनको पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन सेकंड। ये वही पश्चिमी चालुक्य हैं जो उनसे अभी थोड़ी देर पहले वातापी की बात करी गई थी, जिन्हें हर्षवर्धन को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ये आपका नरसिंह वर्मन प्रथम है। ये वही नरसिंह वर्मन प्रथम है जिसने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया? तो वही राजा प्रथम था, जो नीचे तमिलनाडु वाला पोर्शन पड़ता, उसने श्रीलंका को जीत लिया और उसको भी एक अपना प्रांत बना लिया। उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित? उत्तर मेरूर शिलालेख किसके प्रशासन से संबंधित है? तो ये चोल वंशों के हैं। चोलों का जो एक तरीके से ये छोटा पंचायत वाला सिस्टम था, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम यानी कि गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण किया? तो ये राजेंद्र फर्स्ट ने के द्वारा किया गया। मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहां पर है? तो ये रामेश्वरम में है, जो रामेश्वरम जो आपका तमिलनाडु में है। एलोरा में ठोस सैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किनके संरक्षण में किया गया? तो ये राष्ट्रकूट है, ये वही महाराष्ट्र में जहां एलोरा की गुफाएं वो महाराष्ट्र में पड़ती हैं, और ये कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर है क्या? पहला तो ये ध्यान रखिए, ये जैनों के मंदिर है, ये विमल वराई ने बनवाया था, और इसका जो डिजाइन तेजपाल ने करा था, ये राजस्थान में माउंट आबू पर। चोल राजाओं का शासन तमिलनाडु पर था, ये जो चोल वंश था तमिल वाला जो पोर्शन पड़ता। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उरेयूर थी। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? तो ये थलवईपुरम, तांबे की प्लेट। यानी अब इस बात को समझ लीजिए, भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया, यानी कैसे मापते थे, किस पर लिखी हुई है? तो ये थलवईपुरम जो है तांबे की प्लेटों पर लिखा जाता था उस समय, तो वो खुदा हुआ है उससे, तो उसको कहा गया है। ये पुस्तक कथा सरित सागर ये सोमदेव की लिखी हुई है। विक्रमांक देव चरित्र के लेखक बिल्लण हैं, जैसे राजा तरंगी के कल्याण हैं तो विक्रमांक देव चरित्र के बिल्लण हैं। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट। ये सारी जानकारी जो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी थे। एक महान सेनानी, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी जो नाटक है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया, बहुत आता है एग्जाम में। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया? वही मंदिर था, वो कौन सा? तो जैन मंदिर था, माउंट आबू दिलवाड़ा का टेम्पल था, उसका डिजाइन तेजपाल ने किया था। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो ये चंदेल राजपूत थे। इसमें यह भी क्वेश्चन आता है कि चंदेल राजपूत मतलब जो खजुराहो का मंदिर बनाए कहां पर है? तो ये एमपी में है।
मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? ये वही मिहिर भोज हैं जिनका अभी थोड़ा सा वाद विवाद हो गया था। मिहिर भोज प्रतिहार गुर्जर वंश के हैं ये, और ये गुजरात के थे इसलिए शब्द आता है गुर्जर। तो ये राजपूतों के प्रतिहार गुर्जर वंश के माने गए हैं। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? ये भी क्वेश्चन है। प्रतिहार वंश के यही मिहिर भोज है वो, जिनको यहाँ पर भोज कहा गया है, सिंह भोज कहा गया है। एक क्वेश्चन याद रखने की है, ये मिहिर भोज या भोज है, और एक भोज परमारों में भी आता है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। उस चीनी यात्री का नाम बताएं जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ये वही क्वेश्चन है, सेम अलग तरीके से पूछ लिया गया। ह्वेनसांग। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, अतिथियों का राजकुमार या राजकुमार ऑफ, मतलब जो अतिथि होते हैं, कुछ ऐसा कहा गया। ये किसको कहा गया? ह्वेनसांग को। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो नालंदा बिहार में है। अभी कुछ दिन पहले वहां के मुख्यमंत्री ने कहा था उसका जीर्णोद्धार करवाने के लिए, जीर्णोद्धार कराने के लिए। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, 4 मठ स्थापित किए थे। ये कैसे हैं देखो भाई आपके, जैसे श्रृंगेरी कहां पर है आपका? ये आपका कर्नाटक में है। द्वारका कहां है आपका? गुजरात में है द्वारका। और ये आपका बद्रीनाथ जो है आपका उत्तरांचल में है, ये बद्रीनाथ। और ये आपका पुरी जो है जगन्नाथपुरी, ये आपका उड़ीसा में है। ये वेदों से भी संबंधित है। ये आपका ऋग्वेद से संबंधित है यहाँ पर, ये आपका अथर्ववेद से संबंधित है, ये आपका यजुर्वेद से संबंधित है, और ये आपका सामवेद से संबंधित है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो ये शंकराचार्य हैं, और ये वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने चारों पीठ स्थापित की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने इसको समाप्त किया था। कुछ किताब कहती है कि वो उसको इसलिए कर दिया गया था कि ये उसने दुर्ग समझ लिया, किला समझ लिया था, लेकिन क्या कारण है इसका? लेकिन बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट किया था और कुमारगुप्त फर्स्ट ने इसका निर्माण कराया था। और ये हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? ये चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? ये भी वही था जिसने हराया था। ये दक्षिण था और वो उत्तर में था। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी, बाद में कन्नौज बन गई थी। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किसने किया? प्रतिहारों ने। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लिया ये यहां से अरब आए थे, तो इन्होंने सिंध पर अटैक किया था, सिंध पर, और सिंध को इन्होंने कब्जे में ले लिया, दाहिर को मार दिया था। तो फिर यहाँ पर प्रतिहार गुर्जर शासन करते थे। तो प्रतिहारों ने 712 में तो सिंध कब्जे में लिया था अरबों ने, और 738 में प्रतिहारों ने सिंध से यहाँ से इनको अरबों को भगा दिया था। कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? सूर्य। कोणार्क मंदिर का जो देवता सूर्य है, इसकी खासियत क्या है? ये मंदिर इस तरीके से बनाया गया है कि सूर्य की पहली किरण वहां पर पड़ती है जहां भगवान की मूर्ति है, लेकिन वो मूर्ति अब खंडित हो चुकी है, तो इसमें वहां कोई पूजा नहीं करता। लेकिन ये बना हुआ ऐसा ही है कि सूर्य की पहली किरण वहीं पड़ती है। और कोणार्क मंदिर बहुत ही एग्जाम में कई बार पूछा गया, सूर्य देव को ये समर्पित है। सांची का महान स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, ये गुप्तोत्तर काल के समय लिए गए हैं। इस क्वेश्चन से अगर जो सीरीज चल रही है इसमें से कोई भी किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन बच नहीं रहा। जितने भी वनडे एग्जाम है, जितना रिवीजन होगा उतना ही बेहतरीन होगा। थैंक यू वेरी मच।